मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह जान हथेली पे थोड़े ही है। लेकिन हमारी तरह जान हथेली पे थोड़े ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोजगार वेब3 पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। राधे 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 राधे। आइए भाई, शुरुआत कर रहे हैं आज के मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। 9 प्रैक्टिस सेट अभी तक कराए गए हैं, जिनमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने परीक्षा के अंत तक इसी प्रकार इन प्रैक्टिस सेट के साथ में लगातार जुड़े रहेंगे। एक बात और याद रखनी है, अब से हम जो भी प्रैक्टिस सेट आगे रखेंगे वो आपके बिल्कुल एज ए एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होगा। तो विश्वास करके चलना कि एग्जाम में जब आप जा रहे होगे तो उस समय याद करोगे कि हाँ, वाकई प्रैक्टिस सेट जो हमने किया वो हमारे लिए मददगार हुआ। तो इसी उम्मीद, इसी उत्साह के साथ आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए, 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, उनका लैसे 4200 है, तो उनका मैसे क्या है? मैसे से प्रश्न है, जल्दी से सारे भाई निकाल रहे होंगे, क्या जवाब देने वाले हैं? करिए भाई जल्दी से, क्या जवाब रहेगा? चलिए, 3 संख्याएं दी हुई हैं, मैसे आप लोगों को निकालना है। एक बात याद रखनी है, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मैसे जो होता है वो संख्याओं का मध्य अनुपात का होता है। आपके पास में 3:4:5 के रूप में यहाँ रेशियो आपको दिया हुआ है। और तो लैसे जो दिया है वो आपका क्या है सर? यहाँ से 4200। तो में से क्या होता है जी सर? यहाँ से संख्याओं का मध्य होता है, तो इसमें एक सम मान रहे होंगे और एक सब हम मानेंगे सर यहाँ से, तो ये कॉमन आ रही होगी संख्या, कॉमन आ रही होगी, तो 3 गुणा 4 गुणा 5 इस तरह से ये संख्याएं रही होंगी। बराबर की बात करूं तो लैसे आपको दिया होगा यहाँ से। कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते हैं, और वो क्या है सर? यहाँ से कि हम बात करते हैं HCF मल्टीप्लाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका यहाँ से LCM होता है। LCM होता है तो देखिए भाई, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 से मैं काटूंगा बेटा इसे तो कितनी बार जाएगा सर? ये 70 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा आंसर में 70। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 70 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। 7 संख्याओं के समुच्चय माध्य 81 है। यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा? जल्दी से आप निकाल रहे होंगे, जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिए। चलिए मेरे भाई, तो आप लोगों का जवाब आ चुका है, तो देखते हैं भाई। 7 संख्याएं समुच्चय माध्य 81 है। 7 का जो समुच्चय है वो आपका कितना है? 81 है। एक संख्या हटाई जाती है तो मेरे भाई संख्या कितनी बच रही होंगी सर? संख्याएं बच जाएंगी 6।
और औसत कितना हो चुका है, माध्य कितना हो चुका है आपका सर 78 हो चुका है। तो हटाई गई संख्या का मान आपको निकालना है। मेरे भाई ध्यान रखना, आप लोगों को जब एवरेज का इस तरह से प्रश्न निकाला जाए, संख्या कोई हटाई गई है या लाई गई है, तो उसके लिए एक बात याद रखना कि आपको जो औसत होता है, औसत को तो एज इट इज रखना है आपको। यदि संख्या हटाने के बाद आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब जाने वाली संख्या बढ़ी है, और यदि आने पर घट रहा है तो वो संख्या कम है, तो प्लस माइनस डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ है एवरेज में, और टोटल संख्या कितनों पर हुआ है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना और आपसे प्रश्न हल हो रहा होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आपका जो एवरेज है वो 81 से 78 हो चुका है मेरे भाई। तो यहाँ एवरेज को रखना बेटा, एवरेज हमारा 81 था। अब हमारा यहाँ से हमारा एवरेज यदि हटाने के बाद घटा है, इसका मतलब है कि जाने वाली संख्या ज़्यादा की रही होगी, और ज़्यादा के लिए लगाएंगे आप लोग प्लस। कितना परिवर्तन आया सर, 3 का परिवर्तन आया। कितनी संख्याओं पर आया है आपका सर, यहाँ संख्याएं हमारे पास रह चुकी हैं सर 6 आपकी, 6 18 18 जोड़ रहे होंगे आप लोग इसमें, तो हमारा प्रश्न का जवाब आ रहा होगा 99। तो हमारे प्रश्न का जवाब कितना आएगा 99। इस प्रश्न का एकदम उचित आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपको बतानी है, और वो भी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। करिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब, क्या दे रहे होंगे आप लोग, बताइए भाई। चलिए, छोटा सा प्रश्न है, ट्रेन से संबंधित है, ट्रेन की गति की बात होती है, तो सर गति जब निकलती है तो आप लोग जानते हैं कि सर दूरी बटे समय की मैं बात कर रहा हूँगा। तो दूरी की मैं बात करूं सर, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, याद रखना जब भी दो ऐसी लंबाई हो जिनको हॉरिजॉन्टल कहा जा सके, तो हमेशा उनकी लंबाई जुड़ रही होती है। लेकिन जब ट्रेन पार करे किसी वर्टिकल लंबाई के वस्तु को, तो उस समय केवल ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। अब यहाँ पर ट्रेन पार कर रही है मेरे भाई आपका पुल को, तो दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल ही हैं। तो इसमें क्या कर रहे होंगे आप लोग सर, इसमें आप कर रहे होंगे कि दोनों की दूरी को आप ऐड करेंगे, दोनों की दूरी को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 300 बटे क्या करेंगे 70 सेकंड की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 700 बटे 70, ठीक है। तो यहाँ से काट रहे होंगे आप लोग 10 बार जाएगा, लेकिन ये अभी जो चाल आई है मीटर प्रति सेकंड में आई है मेरे भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। आइए एक बात हम बता दें आपको, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा कर देना संख्या में। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मेरे भाई 18/5 से गुणा कर देना आप लोग। तो 10 मीटर प्रति सेकंड है तो मैं कहूँगा 18/5, 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। तो चलिए भाई आप लोगों का जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। आपको आगे चलिए, सरलीकरण से एक प्रश्न है जो आपके सामने है, जल्दी से इसे आप लोग हल कर रहे होंगे। करिए मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं आप लोग, करिए जल्दी से। जल्दी से हल कर रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे इस प्रश्न का क्या जवाब आ रहा है। चलिए मेरे भाई देखिए मेरे भाई, यहां से सबसे पहले बॉडमास जो रूल होता है उसके अंदर आप लोग जरूर जानते हैं कि बॉडमास का यह सर आपका, ठीक है, तो ब्रैकेट होता है
ऑफ होता है बेटा यहाँ से, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को रखना होगा, ना तो यहाँ बोर्ड मास है और ना ही तुम्हारा यहाँ ऑफ है। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को हल। तो पहले डिवाइड हल कर रहे होंगे, इससे जाएगा आपका 0.5 टाइम्स आपका। अब सीधा सीधा क्या करेंगे सर, 13 छिंग 78, एक और एक 2 बार पॉइंट लग रहा होगा और आपस में यहाँ जोड़ेंगे सर आपका। तो देखिए भाई हमारे पास संख्या बन चुकी है 17 माइनस 0.5 प्लस 0.78 प्लस के 0.4 आपका, ठीक है। अब इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ कितना रहेगा, देखो यहाँ आपकी बात करूँ मैं तो माइनस के 17 माइनस इसमें से घटाएंगे से आप लोग तो 0.1 आएगा और प्लस के 0.78। अब यहाँ ध्यान दे लीजिए सर, यहाँ से यदि आप लोग घटाएंगे 0.78 में से 0.10 घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि 0.6 आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 17 माइनस के 17 ये रहे आपके प्लस के और प्लस के 0.68, तो जोड़ रहे होंगे 17.68। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई 17.68 के साथ में इसका जवाब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। यह नियत किया गया है कि 780 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में किया गया था। तो गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ, त्रुटिवश नुकसान कितना हुआ है वो आपको निकालना होगा। जल्दी से प्रश्न को निकालिए। त्रुटिवश एरर से संबंधित बात हो रही है, तो इस प्रश्न का जवाब कितना दे रहे होंगे आप लोग दीजिए जल्दी से। चलिए भाई बात करें इस प्रश्न के बारे में, आप लोगों को जो जवाब आया है क्या वो सही है। यह नियत किया गया है कि 780 रुपये, आपके पास में टोटल रुपए हैं 780, इनको हमने पी क्यू आर में इस प्रकार डिवाइड किया है कि 1:2:3, लेकिन गलती से जो हमारा हुआ है रेशियो, गलती से जो हुआ है ना वो हुआ है भाई 1/3:1/4, ठीक है। तो गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ, तो सबसे पहले गलती वाला हमारा एग्जैक्टली आना चाहिए, कितना बनेगा। एलसीएम लेंगे आप लोग इसका तो ये 12 आएगा, 6 आपका हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हमारे पास में 6 4 3 का आ चुका है, आपका 6 4 3 का आ चुका है। इससे आप यहाँ से हटा रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए सही वाली संख्या की यदि मैं बात करूँ तो सही वाली के साथ 3 और 2 5 और 1 6 की वैल्यू आपको बता रही है। आपको 780 1 की वैल्यू जो बताएगी आपको 13 छिंग 78 आपका 130 हमें क्यू की गलती निकालनी है। तो क्यू का सही कौन सा है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्यू का सही है सर 2 की मल्टीप्लाई करिए 13 दूनी 26 260 तुम्हारा एकदम सही होना था। लेकिन यहाँ देखिए गलती क्या हुई है आपका। यहाँ से 6 4 10 3 13 की वैल्यू की मैं बात करूं तो 780, एक वैल्यू बताएगा 13 छिंग 78 को 60 की वैल्यू की बात करूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई 4 का यूनिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 240। अब बता दीजिए 260 मिलना था, गलती के कारण जो मिला है वो 240 मिला है। कितने की गलती हो गई, -20 की गलती हो चुकी है। -20 की कहाँ से, आपका 206 से और मल्टीप्लाई 100 की बात करूंगा मैं यहाँ से। क्यू को कितना नुकसान हुआ है आपका, सॉरी आगे परसेंटेज नहीं निकलवा रहा है आपसे बेटा, आगे परसेंट नहीं निकलवा रहा है। तो आप लोगों से पूछा गया है केवल कि कितने की गलती हुई इसके अंदर हुई है। तो हमारी हुई है 20 रुपये की। 20 रुपये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के।
रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज से है। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली, ये आप लोगों को बताना होगा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे, करिए भाई जल्दी से। चलिए भाई, देखिए जो आपका प्रश्न का जवाब आया है, ध्यान देना होगा। 9 वर्ष की बात हो रही है, 13,300 ब्याज है टोटल। ब्याज को देने का तरीका अलग बदला है, तो ध्यान देंगे भाई। 2 वर्षों के लिए 6%, तो जब 1 वर्ष में ध्यान देना 6 दूनी 12% मिलेगा ब्याज ना। 1 साल में 6 रुपये, 2 साल में 12 रुपये मिल रहा होगा। आगे बढ़ रहे होंगे। और अगले 3 वर्षों के लिए रेट रखा है 9%, तो हमारा जवाब कितना रहेगा इसमें ब्याज के रूप में? 27% इस प्रश्न का जवाब आ रहा होगा। इसके बाद कह रहा है शेष अवधि के लिए, शेष अवधि कितनी बची? 3 और 2 5, टोटल कितनी है? 9 वर्ष की है। तो हमारे पास में शेष अवधि कितनी बची? 4 आपके पास में बची है। तो 4 को आपने इसमें मल्टीप्लाई करा करके 14 से कराएंगे। सर 1 साल में 14 रुपये मिल रहे हैं, तो 4 साल में मिलेंगे 56 रुपये। टोटल कितना मिल रहा है हमें? 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 का 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% आप लोगों को ब्याज के रूप में मिल चुका है 9 वर्ष में। और क्वेश्चन कितना बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है 13,300 आपका। 13,300 कुल कितनी धनराशि उधार ली गई? तो इसका मतलब है कि 1% की वैल्यू की बात करूं तो 13,300 बटे कितना होगा? 95। और आप लोगों से क्या पूछा है? 100 का वैल्यू। तो 100 के साथ में आप लोग क्या करेंगे? सर यहाँ से हम अब यहाँ आपका क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई करा देंगे आपका, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे आपका। चलिए अब इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग बेटा। यहाँ पर आपका काट दीजिए सर, यहाँ से आपका 5 से काटे तो 19 बार गया आपका, और 5 से काटे तो मेरा ये 20 बार गया आपका भाई। यहाँ से 19 से हम काट रहे होंगे आपका, तो ये जाएगा 7 बार। तो हमारे पास में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14,000 रुपये हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। जवानो जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न तब बढ़ते हैं। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाती है, यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगता है। कम समय लगता है तो ट्रेन बी की गति क्या है? ये आप लोगों को निकालनी होगी सर। यहाँ से ये आप लोगों को निकालनी होगी। जल्दी से निकालिए भाई, जल्दी से निकालिए। इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं आप लोग? जी देखेंगे भाई इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो मेरे भाई ध्यान देंगे, गति का समय होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से देखना ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तो ए की चाल की बात करें, ए चाल से 800 किलोमीटर तय किया है, 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। इसका अंतर आपका दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 6 घंटे का अंतर है भाई। ठीक है, ट्रेन बी से 2 घंटे कम लगता है यदि ए की दुगनी गति कर दी जाती है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए, इसका मतलब है कि 800 बटे क्या करेंगे आप लोग? सर बी करेंगे। तो ए की गति की बात करें, पहले 800 बटे कितना होगा? दूरी उतनी है, गति को कितना कर दिया? 2a आप लोगों का कर दिया। घंटे कितने लग रहे हैं? अंतर कितने हैं? समय का आपका 2 घंटे का अंतर आ रहा है। आगे बढ़िए भाई।
तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, सर ये कह रहा है ट्रेन बी की गति, इसका मतलब है इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, सॉल्व करने के लिए काम करिए, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक बराबर करना पड़ेगा, हम इसको ही बराबर कर लेते हैं। बराबर के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से सर 2 का यदि आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई आप लोग इधर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे आपका 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1600 बटे बी, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 800 बटे ए, बराबर कितना हो गया 4। अब इस इक्वेशन को उठाइए अभी यहाँ से, 800 बटे ए हो गया, माइनस के 800 बटे बी आपका हो गया, बराबर कितना है सर 6। आपको ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ से माइनस करो, 1600 में से 800 गया तो 800 आप लोगों का बच रहा होगा, 800 बचेगा बटे बी, बराबर कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो बी बराबर कितना आ जाएगा भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा, या आप लोग ऑप्शन उठा करके भी यहां से प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा मेरे भाई आपका, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का हो चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई कितनी है। त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई आप लोगों को बतानी होगी। करिए भाई जल्दी से, इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है, आइए जल्दी से भाई। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या जवाब आने वाला है। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त की बात कर रहा है, उसका आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई आपका। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है बेटा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है बस वही रख देना है। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो भाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी त्रिज्या, 22/7 लगाएंगे, आर कितना होगा 8 गुणा 8 आपका बराबर 1/2। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर आधार वाला त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई निकालनी है मेरे भाई, ऊंचाई आप लोगों को निकालनी होगी। तो करिए भाई, इसे सॉल्व कर रहे होंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया आप लोगों का भाई इस समय, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करा रहे होंगे भाई। अच्छा, पाई का मान इसमें, चलो तो भाई जब पाई का मान इन्होंने यहाँ ऑप्शन में दे रखा तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 8 दूनी 16 पाई इस प्रश्न की आपकी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी बेटा यहाँ से। तो देखिए ये प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या, याद रखना एक लाइब्रेरी है, उसमें कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया है 4:5 इसमें बेटा। और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या, जो कहानी है उनकी कुल संख्या है तुम्हारी 900। जब कहानी की कुछ और पुस्तकें खरीदी गईं, इसका मतलब कहानी की पुस्तकों में चेंज हुआ है तो अनुपात 8:9 हो जाएगा। खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या कितनी खरीदी गई है ये आप लोगों को बताना होगा। चलिए भाई जल्दी से कर रहे होंगे आप, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा 23 से देंगे भाई। जल्दी से जवाब देंगे भाई। चलिए करते हैं इस प्रश्न का हल बेटा आपका।
एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या, कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात गैर कहानी से दिया गया है, गैर कहानी से, तो इसमें दिया गया है 4:5 आपका। अब इसके बाद में कहानी की पुस्तकों की संख्या 900 है। जब कहानी की कुछ और किताबें लाई जाती हैं तो अनुपात हो जाता है हमारा 8:9 के रूप में। 8:9 के रूप में ये हो जाएगा भाई आप लोगों का, 8:9 के रूप में ये हो जाएगा, 8:9 के रूप में ये हो गया। तो देखिए भाई यहाँ से एक बात आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर हम यहाँ से एक बात समझते हैं कि जब हमने कहानी में छेड़छाड़ किया है तो गैर पुस्तकों में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? सर बराबर करने के लिए आप लोग करेंगे कि यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई आप लोग करा रहे होंगे और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे भाई। तो यहाँ 9 की मल्टीप्लाई की है तो 9 का इधर करा दो और 5 का इधर करा दीजिए। तो हमारे पास में संख्याएं क्या हो जाएंगे, देखिए 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 9 चौक 36 भाई, 9 चौक 36 और 8 पंजे 40। तो हमने कितनी संख्याएं ली हैं सर? 4 संख्याएं, हमने 4 संख्याएं और ली हैं बेटा, 4 संख्याएं और ली हैं। थोड़ा देखिए अभी यहाँ से 4 संख्याएं और ली हैं बेटा, 4 संख्याएं और ली हैं। एक मिनट रुको बेटा थोड़ा, चलिए 4 संख्याएं आपने ली हैं। अब आपके पास में क्या दे रखा था बेटा? यहाँ से हमारे पास में दिया हुआ था सर यहाँ से कि कहानी की कुल संख्या, कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या आपकी सर 900 है। तो ये कह रहा है कि कुल कितनी ली गई है बेटा, कुल कितनी ली गई है? तो हम देखेंगे भाई 36 का वैल्यू की बात करूं तो ये 900 को बता रहा है और मल्टीप्लाई 4 करेंगे आप लोग, 4 से 9 बार और 9 से 100 बार आपका हो जाएगा भाई आपका यहाँ से। तो हमारे पास में जवाब कितना आ जाएगा भाई? जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी से प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? बहुत ही शानदार आसान सा एक प्रश्न है, आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे। क्या जवाब देंगे भाई? चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका। चलिए जवाब क्या होने वाला देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदी है। इसको निकालने का बेहतरीन तरीका सर आपका, आपने MDH तो सुना ही होगा, WM1D1, जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं उसी बेस ये प्रश्न किया करो आप लोग, बेहद आसान हो जाता है आपके लिए। कैसे? जो नीचे क्या होता है, वर्क होता है, मजदूरी होती है, तो उसको हमें नीचे रखना होगा, मतलब पैसे नीचे रख लीजिए। पैसे रखेंगे इसका मतलब 1 रुपये में वस्तु कितनी है? 10 वस्तु हमने खरीद ली है। अब 25% का लाभ लेना है, 25% उतने ही रुपए में, 1 रुपये में 25% का लाभ लेने के लिए कितनी टॉफियाँ आप लोग सर बेच रहे होंगे, कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी? कितना टॉफ़ी? आर्टिकल की बात कर रहे हैं सर, यहाँ से आपको आर्टिकल की बात कर रहे हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? कितना बेचना चाहिए? 5 से आपका 25 पंजे 5 से 2 बार गए बेटा आपका यहाँ से, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, 10 टॉफ़ी खरीदी हैं भाई। 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, ये आपसे प्रश्न कह रहा है भाई यहाँ से। एक काम करिए आप लोग, इसे 10 टॉफ़ी 1 रुपये में, ठीक है। 25% का लाभ लेना है, सही तो है। अब यहाँ से आपका 125 आ रहा है ना यहाँ से भाई, 125 आपका आ रहा है। बटे क्या करेंगे सर? 100 यहाँ से, 25 चौका 100
और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप लोग, 2 से करेंगे। यहाँ से 125/100 होगा ना आपका, यहाँ से भाई 125% होगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सर यहाँ से कितना खरीदेंगे, 8 आप लोग खरीद रहे होंगे आप यहाँ से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़िए। इतने कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर इतना हो जाएगा, और समय निकालना है भाई आपको। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए भाई मेरे भाई देखिए, एक फ्लैट की कीमत की बात हो रही है, 20% प्रति दर से मूल्य हासिल हो रहा है, कितने वर्ष लगेंगे ताकि इतना घट के पहुंच जाए। तो देखिए इसे करते हैं भाई, इस प्रश्न को आपका, इस प्रश्न को करते हैं, इसको करना है इस तरीके से आपका 358400 आपका 000। ध्यान दीजिए, जब भी समय निकालना हो इनका रेशो बनाइए आप लोग। रेशो बनने से क्या होगा, या तो वर्ग बनेगा तो 2 साल और घन बनेगा तो 3 साल आपका जवाब होगा। इन दोनों से कैंसिल करिए भाई आपका, ये कैंसिल हो गया आपका। अब इसे काटिए भाई यहाँ से, 7 एकन 7 1000 हो गया भाई आपका, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 आपका भाई यहाँ से। तो मेरे भाई क्या होगा यहाँ से भाई, ये 10 का क्यूब, ये 10 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा। आप लोगों से टाइम ही तो पूछ रहा है, तो बस आपका समय आ चुका है। कितना वर्ष, 3 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। पी और क्यू की औसत मासिक आय दे रखी है 8500 रुपये। क्यू और आर की औसत आयु मासिक में दे रखी है 6450 रुपये, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7300 रुपये है। तो क्यू की मासिक आय कितनी है। मेरे भाई हम आपको इस प्रश्न को बेटा यहाँ से HW में दे रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब। कल आप लोगों को जब आपका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका प्रश्न का सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे रहे होंगे। ध्यान रखना, कल हम जरूर कराएंगे अब आपका जो भी होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो जरूर जवाब देना सर इसका। आगे चलिए। यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। समय कार्य का ये प्रश्न है, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को कर पा रहे होंगे। करिए भाई जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं। एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारा एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं MDHW, लेकिन इसके साथ में E और होता है एफिशिएंसी, M1 M2 D2 H2 और E2 आपका बटे कितना होगा W2 आपका, ठीक है। तो चलिए एक दिन में, दिन कितना होगा, दिन की जगह दिन रखिए। एक दिन घंटे कितने हैं, 6 घंटे की जगह घंटे रखिए, आदमियों की जगह आदमी रखे जाएंगे आपका। और यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, कितने दिनों में, 90 दिनों में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर रहे होंगे। काम दोनों बराबर ही हैं, तो करिए भाई इसको यहाँ से 15 छिक्के 90, 6 से 6 बार, और डी बराबर कितना आ जाएगा 60 दिन। इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया आगे।
बहुत ही शानदार सा प्रश्न है औसत का। एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता, 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और पोते की आयु, नाती पोते की आयु है 12 वर्ष। तो परिवार की औसत आयु निकालनी है। पीछे भी एक प्रश्न आया है औसत आयु निकालने का, तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, जल्दी से दीजिए। चलिए मेरे भाई प्रश्न को करते हैं। एक परिवार में 2 दादा दादी। पहले तो एक बात याद रखिए, औसत आयु निकाल रहा है। औसत आयु का मतलब क्या होता है भाई? औसत का मतलब क्या होता है वो देखिए आप लोग। औसत का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या आपका ये होता है भाई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से पहले इन सभी का कुल योग करते हैं। कैसे? 2 दादा दादी हैं। कितने? 2 दादा दादी हैं। तो भाई दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 70 वर्ष प्लस इसके बाद में 4 माता पिता। 4 माता पिता कुल कितने हैं? इसकी औसत आयु है 40 वर्ष, तो टोटल हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो दिया गया है 6 नाती पोते हैं और नाती पोतों की 1 वर्ष की आयु है आपका औसत में 12 और बटे क्या हो जाएगा? टोटल हुए कितने भाई? टोटल हो गए आपके बेटा यहाँ से 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12। तो कुल संख्या में कितना आ जाएगा? 12 इसमें आ जाएगा। अब इसे भाग देंगे आप लोग। 7 दूनी 14, 140 हो गया। 4 चौक 16, 160 हो गया आप लोगों का यहाँ से 300 और 12 छिंग 72 यहाँ से भाई। सबको जोड़ रहे होंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा? 40, 14 28 आपका 20, 300, 372 372 बटे कितना करेंगे आप? 12 36 आपका और 12 एकन 12। तो हमारे पास में जवाब कितना आएगा? 31 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। 31 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, आप यहां से प्रश्न देखिए आप लोग। पी और क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 200, 300 और 400। सुरेश 2000 रुपये में, अच्छा टोटल दिया गया है। पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रम से 200, 300 और 400। सुरेश 2000 रुपये में। अब इन 2000 को 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु उसने खरीद ली है भाई? क्यू प्रकार की कितनी खरीद ली है? आप लोग जवाब देंगे भाई इसमें, जल्दी से जवाब देंगे भाई। आपका कितना होने वाला है? हेमंत का होगा ये। हाँ भाई जल्दी से करिए, इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है? देखिए मेरे भाई क्या करेंगे सर, यहाँ से 200 रुपये की बात करूँगा मैं, ध्यान देंगे। 200 रुपये की बात करें। वस्तु कितनी है सर? 1। वस्तु कितनी है? 1 आपका, मतलब इसे x मान लीजिए, इसे 2x और ये x आपका। तो मैं कहूँगा कि 1 x वस्तु है। इसके बाद में हमारी अगली वस्तु है सर 300 रुपये की। 1 वस्तु के मूल्य आपका 2x सर यहाँ से, ठीक है, प्लस 400 रुपये की बात करूँगा तो उसका मूल्य कितना है सर? 3x और टोटल कितना है आपका? 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये है बेटा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया? 200x। ये कितना हो गया आपका यहाँ से भाई? 3 दूनी 6, तो ये 200x प्लस के 600x और कितना हो गया ये? प्लस के 1200x आपका बराबर कितना है? 2000। 12 और 6 18, 18 और 2 20 आपका भाई यहाँ से। तो 2000x की वैल्यू कितने को बताएगी? 2000 को बताएगी। तो x की वैल्यू कितना बताएगी भाई? 1 को। आपसे पूछ रहा है क्यू प्रकार की वैल्यू। क्यू प्रकार का मतलब है कि सर यहाँ से ही है,
आपका 2x की बात कर रहे हैं सर यहाँ से। क्यू प्रकार की कितनी निकली है x की वैल्यू, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। तो क्यू प्रकार की हमारी वैल्यू कितनी आई है, हमारी 2 यहाँ पर खरीदी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। 15 बात करूं मैं आपका यहाँ से भाई अगले प्रश्न पर। आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 18 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। पीछे प्रश्न करा के आए हैं, टाइम एंड वर्क जैसा ही प्रश्न है आप लोगों का, तो उसे भी आप लोग बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। MDH के आधार पर ये प्रश्न करने वाले हैं आप लोग, तो जल्दी से इस करिए भाई, करिए जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब कितना रहने वाला है, चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को बड़ी आसानी से। 15 श्रमिक के पीछे बताए MDH, तो MDHE आप लोग लगाएंगे फिर दोबारा से सर, इसमें आपका W1 आपका होगा ये M2 D2 H2 और E2। अब ध्यान देना बेटा, M जो होता है मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, फिर M होता है मैन, बात करते हैं आदमी की भाई आपकी। डी जो होते हैं वो दिन, डेज, दिन की बात होती है इसमें। और एच होता है आवर, घंटे की बात होगी भाई इसमें। ठीक है, इसके बाद में ई एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जिसे आप लोग क्षमता कहते हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न में जो होता है, और डब्ल्यू होता है आपका वर्क। ठीक है, डब्ल्यू होता है तुम्हारा वर्क देन कार्य आपका। ठीक है, तो ध्यान देना होगा बेटा कि वर्क कार्य की यदि मैं बात करूं, इन सब का मीनिंग है जो जो जिसमें दे रखा है वो फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके सामने जवाब आ जाएगा। तो 15 श्रमिक के तो आदमी की जगह आदमी रख दिए मैंने, दिनों की जगह बेटा 10 दिन रखे जाएंगे, और मजदूरी हमेशा और हमेशा नीचे रखी जाएगी। काम के बदले मजदूरी, जितना काम करोगे उतना मजदूरी आप लोगों को मिल रहा होगा। तो बात करें सर यहाँ से आगे, 8 दिन में 5 श्रमिकों की कमाई की बात करें सर। यहाँ से बात करें सर आपका इसमें सैलरी को लेकर के कितना होने वाला है भाई। ठीक है, कमाई की बात करें तो इसे क्या मान लेंगे आप लोग सर, ये मान लिया हमने x मान लिया इसे। ठीक है, तो कर दीजिए भाई, इस प्रश्न का जवाब कितना देने वाले हैं, इससे कैंसिल कर दिया आपका। 15 से 12 बार आप लोगों ने लगा दिया भाई इसमें। ठीक है, 8 पंजे 40 और 12 चौक 48, तो हमारे पास में जवाब कितना आ जाएगा 480 आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 480 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। हैंडबैग पर 25% की छूट देता है भाई, हैंडबैग पर 25% की छूट देता है। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा और उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 रुपये का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था। आप लोगों से अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब देंगे आप लोग कि आपका प्रश्न का जवाब कितना आने वाला है जी। जल्दी से चलिए भाई, यहां से 25% का मतलब क्या होता है भाई, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 बेटा आपका 1/4। ठीक है, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इधर रखते हैं हम MP, और डिस्काउंट देने के बाद चीज को बेचा जाता है, वो होगा SP। तो 4 रुपये यदि अंकित मूल्य था तो 1 का इसने डिस्काउंट दे दिया और आपने 3 रुपये में से बेच दिया होगा। 10 रुपये यदि अंकित मूल्य रहा होगा तो 1 छूट आप लोगों ने दे दी, तो 9 रुपये में आपने बेच दिया होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए भाई, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, बाकी नहीं कटने वाला है। सर 40 रुपये अंकित मूल्य हो गया, और आपका 9 गुणा 3 ये आपका SP हो जाएगा। इतने में आप लोगों ने बेच दिया है इस वस्तु को, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपका 540 रुपये में बेचा है आप लोगों ने। ठीक है, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, एक वैल्यू कितने को बताएगा 20 रुपये को बताएगा भाई यहाँ से। और आपसे पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में मल्टीप्लाई करा रहे होंगे आप लोग,
तो जवाब कितना आ जाएगा 800 रुपये। जवाब कितना आ जाएगा भाई 800 रुपये से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए। जी चलिए प्रश्न को हल करते हैं। 18 गेंद, ध्यान रखना हमेशा इस तरह के प्रश्न में जितनी वस्तु व्यक्ति खरीदता है उतना ही बेचेगा। जब बराबर वस्तु रहेंगी तभी आप लोग लाभ और हानि का परिकलन कर पाएंगे। तो आइए भाई, 18 गेंद यदि आप लोगों ने खरीदी है, बेची है, तो 18 गेंद ही खरीदी होंगी। हानि कैसे होती है, याद रखना भाई, हानि लॉस जो होता है हमेशा ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, इस प्रकार से हमेशा हानि होती है। तो देखिए लॉस की मैं बात करूं तो लॉस जो हुआ है 9 गेंदों के लागत मूल्य का, मतलब 9 सीपी का यहाँ पर हानि हो चुकी है। सीपी का मतलब 18 गेंद खरीदी है तो 18 ही आप लोगों ने बेची होंगी, 18 ही आप लोगों ने बेची होंगी। इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 सीपी हो जाएगा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा सर यहाँ से 18 एसपी। अब ध्यान देना भाई, यहाँ से कंडीशन क्या है आप लोगों की भाई, इसके साथ में 18 गेंद आप लोगों ने खरीदी है। सॉरी भाई, थोड़ा गलती हुआ है, 9 गेंद नहीं है एसपी का, आपका 9 गेंदों का नहीं भाई, आपका लागत मूल्य सर 6 है बेटा। यहाँ से ये है 6 गेंदों का, 6 सीपी की बात करेंगे और उसके बाद में 18 यदि आपने बेची हैं तो 18 ही आप लोगों ने खरीदी होंगी। इस तरह से आप लोग एसपी सीपी निकालेंगे। इधर आएगा बेटा आपका तो ये हो जाएगा माइनस के 12 सीपी आपका यहाँ से, और ये हो जाएगा 18 एसपी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना होगा इस बात पर। अब आपको वस्तुओं की बात कर रहा है, वस्तु यहाँ पर बराबर है दोनों के दोनों, 900 रुपये में बेचा गया है। इसका मतलब है कि 18 जो वस्तु हैं उनको आपने 900 रुपये में बेचा है। तो 900 रुपये में बेचा है तो इधर 12 जो वस्तु हैं ये भी आपकी बराबर है। तो इसका मीनिंग है सर आपका कि जब इनको 900 में बेचा है तो 900 में इनको आपने खरीदा होगा। ये बात आप लोग समझ लेना भी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं सर आपका, अब इसे काट रहे होंगे आप लोग, अब इसे काटिए भाई। यहाँ से क्या कितना होने वाला है, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 6 बचेंगे और 12 पंजे 60। आपसे पूछ रहा था एक गेंद का लागत मूल्य, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपये। इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य 75 रुपये। जी चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया। त्रुटिवश प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो गणना में त्रुटि क्या हुई। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे भाई आप लोग, जल्दी से जवाब देंगे, क्या जवाब होने वाला है इसका। चलिए जल्दी से करिए भाई। देखिए एक छात्र ने 4/5 के बजाय, पहले ध्यान रखो एक संख्या थी जिसमें आपको 4/5 से गुणा करनी थी। होता है कभी कभार गुणा कितने से कराते हैं और आप गलती से कर देते हैं, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो एक संख्या है n प्रकार की हमने मान ली जिसमें हमें गुणा करना है। हमें गुणा जो करनी थी बेटा 4/5 से गुणा करनी थी, लेकिन इस संख्या में गलती से हमसे 5/4 से गुणा हो चुकी है, 5/4 से गुणा हो चुकी है। आपसे पूछ रहा है त्रुटि कितना हुआ आंसर में। तो याद रखना इसे n संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नीचे जो संख्या दी हुई है सर इसका एलसीएम लेकर के संख्या बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से अब संख्या बना लीजिए आप लोग दोनों जगह, 5 और 4 का एलसीएम 20, तो संख्या मेरी 20 हो गई बेटा। ओरिजिनल संख्या मेरी ये है जो मेरी शुरुआत की और गलती वाली ये है बेटा आपको यहाँ से। तो इनका रिजल्ट देखते हैं, 4 से 4 पंजे 20, इधर 5 चौक 20, 4 चौक 16। सही रिजल्ट आने वाला था 16, लेकिन आपका रिजल्ट त्रुटिवश कितना आया
25 रुपये आपका ये त्रुटिवश का रिजल्ट है। तो त्रुटिवश रिजल्ट है तो कितना त्रुटि गलती कितना हुआ है, तो कितना हुआ है भाई आपका 9 रुपये का सर यहाँ से गलती हुआ है। कहाँ से हुआ है सर 16 से गलती हुआ है। गुणा परसेंट बनाने के लिए 100 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भाई यहाँ से 3 से 3 से नहीं कटेगा आपका यहाँ से भाई 4 से बात करूं मैं आपका यहाँ से भाई 4 चौक 16 और 4 से ये 25 और 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 बटे कितना हो जाएगा 4 आपका। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा और 4 छिंग 24 आपका। 4 छिंग 24 56 अप्रोक्स में सर आपका यहाँ से आ रहा है। ये देखते हैं एक बार क्या कोई 5 चौक 20 ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 55 25, 5 और 4 9, 9 की त्रुटि है कहाँ से 16 से गुणा 100, 4 चौक 16 25 चौका 100, 25 निम्मा 225 बटे 4, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 आपका। तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग इस प्रश्न का जवाब अप्रॉक्सीमेशन में 56% लगा रहे होंगे सर। यहाँ से 56% इस प्रश्न का जवाब रहेगा सर इसके साथ में, ये ध्यान रखना है आपको। ये अप्रॉक्सीमेशन में रहेगा सर आपका जवाब। तो टी थी इस ऑप्शन के साथ में। बढ़ते हैं आज के सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 16 से 75 में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपये में बेचने पर हुए हानि के समान है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। आज की क्लास का, आज के प्रैक्टिस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। इस प्रकार का प्रश्न पिछले सेटों में भी आपका आया है, तो ध्यान से यदि आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का बहुत अच्छे से भाई जी। आइए, किसी वस्तु का 16 से 75 में बेचने पर अर्जित लाभ, होने वाला लाभ 1025 में होने वाले हानि के समान है। मेरे भाई जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना क्या करना होगा। सीपी की मैं बात करता हूं, यदि सीपी से मैंने ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, हमेशा लाभ होगा। तो ज़्यादा में बेचा जाएगा तो 16 से 75, कम में बेचा जाएगा तो हानि, कम का मतलब कितना 1025। अब ये कह रहा है जितना लाभ हुआ उतना हानि, इसका मतलब है कि 1 रुपये की यदि हानि हुई है तो 1 रुपये का तुम्हें लाभ भी हुआ होगा। और एक बात समझ लीजिए, लाभ और हानि हमेशा अंतर पर डिपेंड करते हैं कि अंतर कितना बन रहा है। तो अंतर कितना बन रहा है सर, यहाँ से अंतर का मतलब यहाँ ध्यान रखना -1 माइनस बीच में लगाओगे और फिर प्लस के 1 के साथ में, तो -1 और -1 जीरो मत कर देना है इसको। तो ये हो जाएगा 2 का अंतर बेटा, ये 2 का अंतर हो गया। ऊपर कितने का अंतर है भाई, यहाँ से ऊपर आप लोग अंतर निकाल रहे होंगे। 16 से 75 में से 1025 आप लोग घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका और ये 650 यहाँ पर बनेगी भाई। 650 आपका रहेगा भाई इसमें, ठीक है। 650 1 यूनिट बताएगा भाई यहाँ से 2 के साथ में, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 1 यूनिट बता रहा है भाई आपका 325। ध्यान रखना होगा, या तो आप लोग हानि को इसमें जोड़ दीजिए तो आपका सीपी आ जाएगा, या आप लाभ में से 1 की वैल्यू यहाँ से 325 घटा दीजिए तो भी आपका सीपी बराबर आएगा। तो हम इसमें जोड़ना पसंद करेंगे तो ये 325 इसमें ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 आपका हो जाएगा 3 और ये आपका। इस तरह से 1350 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था आप लोगों का। तो भाई ध्यान रखना, आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं इस बात का कमेंट में आप जरूर पिन करेंगे। और आज का दिया हुआ होमवर्क का क्वेश्चन आज आप लोग जरूर जवाब देंगे और उसका सॉल्यूशन आपको कल के सेट में सबसे पहले कराया जाएगा। इसी के साथ में आज का अंत कर रहे हैं सर यहाँ से। जय हिंद, जय भारत।